और मुझे बात करने की इजाज़त दी। अगर मेरे फाजिल दोस्त बैठ जाएं तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूं, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूं कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याजी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा है अल्लाह की ज़ात पे, हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज ए तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पे चलने वाला, मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र की तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसम हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फर्ज भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान दूंगा। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही है, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है,
जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत और मेरा हक था DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं, कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं, कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अगर हमें मौका दिया, बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का प्रेसिडेंट जो है वो खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक्त कोई दूसरा नारा में लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे, ये जमहूरियत उठा के चलेंगे। चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूं, और उस जमहूरियत को भी कमजोर किया गया है थ्रू द इयर्स, और थ्रू द इयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ, एक जमाना था जो अर्जेंटीना डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे। तो कोरिया हुआ, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक जमाने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे और उनको अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रांच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। हमारा वर्जिन मुल्क है, कमोडिटीज का मुल्क है। आजकल दुनिया में कमोडिटीज की पोजीशन है, कमोडिटीज की मार्केट है। इंशाअल्लाह ये होगा। मगर मैं वापस आ जाऊं अपने सफर की तरफ से। सर 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं। तो 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तो वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहां 100 मोटो में और यहां ला के रखा अदालत में और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। बहरहाल अल्लाह उसको माफ़ करे और उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दे, इसलिए कि उसने हमसे ज़्यादती की, ज़्यादती थी उनकी। मेरी बहन आज तक हमारी
कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में जरूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से, और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया और उसकी मैंने दरखास्त दी जज साहिबान को, और उस दरखास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक्त अजीजुल्लाह शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया। कोई उस पर डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूँ। इसलिए तो मैंने बीबी की बात रिकंसिलिएशन की किताब पे मैंने आके हुकूमत बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड सब ने हमने मिल के, ये नहीं है कि मैंने अकेले पीपल्स पार्टी ने, पर मिल के सब सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की। हमने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में, हर चीज़ इवॉल्व होती है। बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सियासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फिलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता। जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो KP भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे खिलाफ TTP की भी थ्रेट्स रही है, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही। हाँ, APC में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक से APC नहीं बुलाता था। हद तो ये कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने APC में डाला, मुझे फर्क कोई नहीं पड़ा। एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज द एक्स प्रेसिडेंट, एज एक्स मिनिस्टर, एक्स सेनेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी APC में। वही APC से हम हंसते रहे और हमेशा विक्ट्री का साइन देते रहे कि हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर PPP 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी, इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी,
इंडिया तो ऑयल लेता है इससे, रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए। हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये जो रश judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैं ऐसा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मैंने ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हज़ार रुपये अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए। हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है। एक ज़माना था जो एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे। अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं। तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है। वी नो दैट। इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था। हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है। वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए। इनको कोई इनके पास एक्सक्यूज नहीं है उसको फर्दर बिजनेस में यूज करने की। तो बातें बहुत हैं राजा साहब, स्पीकर साहब, बातें बहुत हैं और चीज़ें बहुत हैं और मेरे पास तारीख का एक पूरा सिलसिला है। मैंने 14 साल जेल में क्या किया? मैंने अपने को सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने इनर सेल्फ को एजुकेट किया, मैंने आउटर सेल्फ को एजुकेट किया। ऐसा तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुंचे, और वो चाइना पहुंचे और वो अताबाद लेक को संभाले। अताबाद लेक अगर फट जाती तो पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता।
तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से। ना लोन था और ना किसी की बात थी। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए। कौन बनाए? इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज और थे। तब तक ये बात वाज़ा नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ। ग्वादर पोर्ट की कहानी सुन लें सर। एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था, और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था। मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि यार डिप्टी टू बी चीफ जो हैं उनसे आप जाके, वो मुल्तान के थे, आप बात करें, उन्हें कहें कि ये स्टे ऑर्डर खाली कर दें। दिस इज नॉट फॉर मी, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, फॉर एनीबॉडी, बट इट इज अ नेशनल कॉज। तो उनने उससे बात की। कभी कभी हर इंसान से अच्छा काम हो जाता, उससे ये काम अच्छा हो गया। उसने वो स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया। स्टे ऑर्डर जो खत्म हुआ तो मैंने चाइनीज एम्बेसडर से बात की, चाइनीज अथॉरिटीज को अप्रोच किया, और मैं से शुरू में वो जो पार्टनर साहब थे जो सिंगापुर कंपनी के, मुझे कहते हैं $250 मिलियन। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज नहीं हूँ कि तू मुझसे बात कर रहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझसे पाकिस्तानी बन के बात कर। फिर अल्लाह भला करे, बाबर वो पोर्ट्स का मिनिस्टर था, उसकी मैंने मदद ली, उसने भी उनसे बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह $35 मिलियन में हमने चाइना को ये पोर्ट्स दिलवाया। और वो है आगाज। उसके बाद उसको किस तरह यूज करना है, क्या आगे जाना है, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो इस पे मैं लेक्चर दे सकता हूँ। एक पूरी साइंस है, पूरा एक फलसफा है। बहरहाल पीछे आते हुए सर, पूरी बेंच, ये भी एक दूसरी कहानी है कि मैंने जेल में बैठ के वो बेंच, फुल बेंच कैसे बनवाई, वो भी किसी दिन किसी वक्त किसी को बताऊंगा, आज नहीं। तो खैर वो फुल बेंच बन गई। उस बेंच में मेरे वकील पेश हुए, उस हफीज पिजादा साहब, अल्लाह उसको बख्शे, फारूक नाइक पेश हुए। तो खुद फुल बेंच ने जजमेंट दी कि 22 इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो मेरे वकीलों ने कहा कि सर जितनी इसकी सजा है उतनी तो हमारा जो वकील है वो काट चुका है, मगर उस पे उनने कोई बात नहीं की। वो वापस भेज दिया गया केस, रिमांड करके उसी जज के पास जहां मैं उस पर ट्राई हो रहा था। उस जज साहब को मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा भाई अब तो आपके फाजिल जजों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि आप जो हैं वो 22 थे पुराने चीफ साहब और दूसरे दोस्त, तो कुछ इसका अजाला करे। वो मुझे कहता है पंजाबी में, सजाई साहब क्यों साढ़े नाल बखौल करते हो, इन्हें बड़े बड़े बंदियां तुहानू रिलीफ नहीं देता, असी छोटे बंदे दे सकते हैं। तो ये पोजीशंस मेरे साथ हमेशा रही है। हालत तो यह है कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है इस्लामाबाद से, मेरे नाम पे नहीं है, उसकी ड्यूटी भरी हुई है, उसको
ये कह के कि इसमें ये बैठे हैं, ज़दाई साहब इस गाड़ी में बैठे हैं, उसको केस प्रॉपर्टी बना के मुझे चार्ज किया जाता। मैं जज साहब को कहता हूं कि भाई कस्टम में भी सामान आता है, सब कुछ होता है, तो बंदा थोड़ी फड़ते हैं। सामान गुड्स आपने रिकवर करने हैं, गुड्स को आप गाड़ी को पकड़ो। मैंने कब कहा कि गाड़ी मुझे दे दो वापस या किसी और को दे दो, गाड़ी को छोड़ो आप, मुझे क्यों पकड़ के बैठो। 2 साल उस केस में मैंने अगेन कैद तनाई काटी। तो मेरे इतने इनके साथ रहे हैं, डायलॉग भी रहा है। और आपने तो खुद कहा था शाह साहब की जजमेंट में कि ऑल जजेस आर इक्वल। तो आप जो अब जो 4 की जो जजमेंट इन द फील्ड है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ जजमेंट। How can you say that? Athar Manila quotes and says we should not be seen as politician in robes. अब इससे ज़्यादा वो क्या बोलेगा? So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak, please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Nyazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. हमने तो उसको नहीं कहा कि आप वॉकआउट कर जाए, रिजाइन कर जाए, ये कर जाए. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, जिनको इनने इंडोर्स किया, वोट दिया, तो और हमने उसकी सारी उसका टाइम जो है तकरीबन जेल में काटा. बीवी ने उनको यही कहा था कि I will not talk, I will not negotiate with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए और डायलॉग के जरिए हमने उससे एनआरओ की
शक्ल में माफी मंगवाई, उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की। एनआरओ का हमको क्या फायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं। हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीवी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफी मांगी। एंड दैट वाज द पोजीशन, दैट वाज द पॉलिटिकल पोजीशन। एंड टिल टू डेट, let me tell everybody, we know, we are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके। तो मैंने उस जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए, और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को। तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसों में 9 केस थे। तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं, उसने मुझे कहा जदाई साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू वो पाण दो, ये मेरा वायदा कि तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे, पर मेरी प्रमोशन हो जानी। मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे। और ऐसे ही हुआ, वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से, और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख। स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना, बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस ईवान के लिए ये एक तारीख़ी मौका है कि दस्तूर पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की अहमियत और इस संग मेल की कदर व मंजिलत को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज और बैनुल-अक़वामी सतह पर हकूक़ इंसानी के मुहाफ़िज़ तसव्वुर किए जाने वाले इज़्ज़त-ए-माब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अफ़कार से नवाजें। स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2014 से आपका हमसाया हूँ, पैदल जाता हूँ, कभी पैदल वापस जाता हूँ, गर्मियों में ज़रा मुश्किल होती है। हमेशा सोचा अंदर क्या होता है। आपने पहली दफ़ा याद
हमें किया तो हम हाजिर हुए। इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है, ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये किताब पाकिस्तान के जो उस वक्त के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने यूनानिमसली इसको पे वोट किया, कोई नेगेटिव वोट नहीं था। एब्सटेंशंस मेरे ख्याल में शायद 4 थे। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की, अगर आप लोग सब सियासी तालिब इल्म हैं, मैं कानून का कीड़ा आप समझ लें, मैं हूँ। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी, मगर जो हम हल्फ उठाते हैं, जो मैंने हल्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, एक चीफ जस्टिस के नाते बलूचिस्तान के, उस वक्त जब बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात थे, तो मुझे वहाँ बुलाया गया और आपको जैसे पर्सनल स्टोरीज़ लोग बताते हैं कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने याद किया था। उस ज़माने में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होता था, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दूसरे तरीके से होता था, पुराने तरीके से। तो उन्होंने बुलाया, तो मैं समझा पता नहीं क्यों मुझे बुलाया चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिसिंग वकील चीफ जस्टिस बुलाए तो आपको जाना पड़ता है। मैं लिखता था डॉन वगैरह में, मैंने कहा शायद उनको मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो इसलिए बुलाया। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया था। तो यहाँ मालूम हुआ जी आप बलूचिस्तान चले जाएं। भाई क्योंकि आप वहाँ हमारा एक आइनी बहरान है और आप चीफ जस्टिस। मैंने कहा शुक्रिया, मगर नहीं, मगर बहुत शुक्रिया, मगर आपने मुझे समझा कि मैं इस काबिल हूँ। मगर उन्होंने कहा क्या, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं उनका नहीं, कि भाई आपका ये मुल्क है, आपके लोगों बलूचिस्तान में, अब आपका हम पे हक है, अब आपको ही जाके काम करना होगा। तो मैं गया, अकेला बलूचिस्तान, वाहिद जज था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाई कोर्ट बनाई, अपॉइंटमेंट्स किए, जो अपॉइंट्स किए जजेस वो सारे अल्लाह के फजल से कंफर्म हुए। शायद मेरा उस वक्त का 100% रिकॉर्ड था। फिर यहाँ आने को मिला, और हम में जो, मुझे समझ नहीं आता है, हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? ये हम और आपसे मुराद पार्लिमान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों, और एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि वो जो कानून बनाई जाए और जो हुकूमत वक्त है उसकी पॉलिसीज़ को वो बेहतर तरीके से अदा करे। ये मैं ज़रा सा आपसे, मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई, और मैं खैर, इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे, और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। तो मैं सिर्फ ये कहना, वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं आया था आइन
की गोल्डन जुबली थी आज। ये जश्न है। ये हमारा मुल्क 25 साल तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके 19 सिर्फ रुकन थे, उसमें बलूचिस्तान से वो वाहिद रुकन थे। वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की। बलूचिस्तान ना सिर्फ बलूचिस्तान मगर उस वक्त का जो सूबा सरहद होता था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ भी वो गए और उन्होंने वो सियासी शख्सियत थी और उन्होंने ये मुमकिन बनाया कि ये दो सूबे जो पाकिस्तान के हैं, और अब अगर उनका रुकबा जोड़ें तो पाकिस्तान के ख्याल में बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। और वो लोग, उनको क्या मिलना था? अब आप ज़रा से ये सोचिए, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, आज के वक्त में तो आप मफादात देख सकते हैं कि ये मेरा इसमें फ़ायदा है और वो मेरा उसमें फ़ायदा है, मैं ये करूं या वो करूं। वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक ख्वाब था। और अगर वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो वो फिर एक ऐसे माशरे में होते जहाँ के वो माइनॉरिटी थे और उनसे कहा जाता कि आप ये बातें कर रहे हैं तो उनसे क्या सलूक होता। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने, और फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी और दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क वजूद में आया, सबसे बड़ा मुल्क। अब मुझे शर्म से कहना पड़ता है, ये शर्फ पाकिस्तान के पास नहीं रहा, अब ये शर्फ इंडोनेशिया के पास है। उस वक्त ये हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क था। हम किस लिए ये हमने किया? अगर आपको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी तो शायद अंग्रेज़ बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते थे, मगर हम अपनी गलतियों से, अपनी नाकामियों से सीख करके हम आगे बढ़ना चाहते थे कि जो कुछ है हमारा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई वजूद में, उसके सदर कहलाते थे, स्पीकर नहीं कहलाते थे, उनका नाम था मौलवी तमीज़ुद्दीन। उनको बरतरफ किया गया, उन्होंने चैलेंज किया और उनकी जगह एक ब्यूरोक्रेट जो मेरे ख्याल में रेलवे में मुलाजिम होता था एक वक्त में, गुलाम मोहम्मद, वो गवर्नर जनरल था, उन्होंने उनको बरतरफ किया और उन्होंने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाई। मौलवी तमीज़ुद्दीन, मेरे वालिद उस केस में भी मुंसलिक थे, उन्होंने चैलेंज किया चीफ कोर्ट ऑफ सिंध, उस ज़माने में सिंध हाई कोर्ट नहीं था, चीफ कोर्ट था। उन्होंने चैलेंज किया, उस वक्त के जो जज थे वो थे एक क्रिश्चियन, जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने और उनके 3 साथियों ने, जस्टिस विलानी, जस्टिस बच्चल और जस्टिस मोहम्मद बख्श ने बहाल किया और ये कहा कि ये इक़दाम गलत है, और वो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ एक रिट ऑफ मैंडेमस जारी की, दूसरी रिट ऑफ को वारंटो की कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है मिनिस्टर होने का। अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज हो गया उस वक्त के फेडरल कोर्ट में और फिर नतीजा उलट गया। उस वक्त भी एक जज थे और ताज्जुब की बात यह है, वो जज भी क्रिश्चियन थे, जस्टिस कॉर्नेलियस, वो शायद माइनॉरिटी में थे। उनका जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने इस्लाम की बात की, और मेजॉरिटी जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने कहा कि जी मलका है, इंग्लिस्तान की जो मलका है उसके ताबे। तो ये तज़ाद जो हम देखते आए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटीज़ का, ये मुझे पसंद नहीं है। वो बराबर के शहरी हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और शख्स थे जिनका मुझे बहुत फ़ख्र है, जिनका ताल्लुक़ मेरे सूबे से था, दोराब पटेल। वो एक पारसी साहब थे। जब जबरन ओथ लेने को कहा गया जज साहिबान को, तो उन्होंने इनकार कर दिया।
तो सिर्फ मैं ये आपको मैं कहना चाहता था, मैं फैसलों में हम लोग लिखते हैं, तकरीरें नहीं करते हैं, मगर क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि अगर आप सोचें, अपने आप को वापस ले जाएं वक्त में, कि भाई हम तस्वीरें देखते हैं कि जी टाइम में आप पीछे जा रहे हैं, और अगर आप उस वक्त खड़े हो जाएं कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के साथ अगर आप खड़े हो जाएं, और उस वक्त के जजेस ने जो बहाल किए उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, तो क्या पाकिस्तान दो टुकड़ों में होता? ये सिर्फ मैं सवाल एक कानूनदान, एक तालिब इल्म की तरफ आप पे छोड़ रहा हूँ। और ऐसे सवाल, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। 10 को, और थोड़ा सा ताल्लुक मेरा इस ऐवान से ये भी बनता है कि मेरी चची उसकी मेंबर थी, शायद वो अपोजिशन में थी, तो वो और उस जब ये आइन पेश किया जा रहा है, इसको 50 साल हो गए हैं, और इसको हमें अपने दिल से लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक का तज़किरा है। सबसे अहम बात इस आइन में जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक। ये भी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है कि वो आइन को हम अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। मेरी अहलिया वो टीचर थी और एक अमेरिकन स्कूल में, तो वो अमेरिकन सिलेबस पढ़ाते थे, और वो छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, और मॉक इलेक्शंस हो रहे हैं क्लास में, उनका इंतखाबी निशान वो एक का घोड़ा, एक का हाथी, दूसरे का गधा, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। तो उस उम्र से वो, अच्छा ये आइन होता है, ये वोट होता है, इसका मतलब क्या होता है। और जब लोग ये बात समझ जाएंगे तो वो समझेंगे कि हमारे हाथ में इस रियासत की लगाम है। और जब ये लोग समझ लेंगे तो फिर लोग, कोई आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, अपनी बुराई नहीं सोचता है। इस आइन में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स में, ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हैं। मसलन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो 19 है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात देखें, ये वही 19 है जो कि लियाकत अली खान ने जब 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया, उसमें वही शिक थी आर्टिकल 19, वही शिक हमारे आइन में है। और कुरान शरीफ की एक आयत भी है और उसके ऊपर 19। मैं उस पर उधर नहीं जाऊंगा, बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हल्फ लिया है कि आई शैल प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो आप बिल्कुल मुझ पे हर किस्म की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आप ये वजाहत दोबारा करना चाहता हूँ कि जो सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और शायद ये जो बुरा ना माने हम बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें, या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ़ थे, ना आ सकें, तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। मैं यहाँ पर पूरी कौम की इतला के लिए बता दूँ कि ये ना ही किसी पार्टी का इजलास है और ना ही कौमी असम्बली या जॉइंट सिटिंग हो रही है।
ये दोनों इजलासों के दरमियान में हमने कन्वेंशन रखा हुआ है और उसके लिए असेंबली का हाल लेने के लिए तहरीक पेश की गई थी। मीडिया ख्वाह वो सोशल है, प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, तमाम कौम के सामने इसकी दुरुस्त तस्वीर रखने की दरख्वास्त है उनसे। जी, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और हमारे सामने चंद करारदादें हैं जो मैं चाह रहा था कि जल्दी से पेश कर दी जाएं। जनाब रजा रबानी साहब कोई करारदाद पेश करना चाह रहे हैं। तशरीफ रखिए जनाब, कार्रवाई जारी है अभी। जी रजा रबानी साहब, आप पेश कीजिएगा करारदाद। जनाब स्पीकर, ये करारदाद खराज अकीदत पेश करने के लिए है और ये कहती है कि वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड and it defines the basic structure, functions and powers of the state and its institutions. Whereas the Constitution of Pakistan adopted in 1973 was drafted by a committee of 25 members under the chairmanship of Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who worked tirelessly and with great dedication to ensure that the Constitution reflected the aspirations and ideas of the people of Pakistan, whereas the Constitution Committee of 1973 included distinguished jurists, scholars and political leaders who sacrificed their time, energy and resources in a selfless manner for the betterment of Pakistan, whereas the Constitution of Pakistan is a living document that embodies the principles of democracy, human rights and rule of law, whereas the framers of the Constitution of Pakistan, under the leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, and with meaningful participation of all political leaders, worked tirelessly to ensure that the Constitution represented the aspirations of the people of Pakistan, whereas the 25 members of the Constitution Committee, along with all the members of the 5th National Assembly who debated, discussed and voted in favor of the Constitution, are worthy of admiration, respect and gratitude for their contributions to Pakistan's constitutional history, which has laid the foundation of its progress and prosperity. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to pay tribute to the framers of the Constitution and to reaffirm our commitment to upholding the principles and values enshrined in the Constitution. Whereas the Golden Jubilee celebration year of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is also an occasion to express denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise आप तशरीफ रखें अपनी अपनी कुर्सियों पे जनाब, निशिस्तों पर तशरीफ फरमाओ जाएं सब लोग, otherwise lent legitimacy to it, and to reaffirm our commitment to protect the Constitution from any adventurism. Therefore, this convention resolves that the Parliament commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays homage to the framers of the Constitution who came from all walks of life, representing all provinces, socio-cultural and religious segments, for their vision, dedication and commitment to the people of Pakistan. Reaffirms its commitment to upholding the Constitution and the rule of law,
and to ensuring that the Constitution remains a living document that reflects the aspirations and needs of the people of Pakistan. Salutes the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan for their dedication, commitment and vision in drafting the Constitution of Pakistan, which remains a beacon of hope and inspiration for the people of Pakistan. Expresses denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise lent legitimacy to it. Acknowledges and appreciates the hard work and sacrifices made by the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly, and recognizes the invaluable contribution of Pakistan's constitutional heritage. Expresses its gratitude and deep appreciation for the outstanding leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, Honorable Speaker Fazl Elai Chaudhary, as well as the Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who chaired the Constituent Committee of 1973 with great wisdom, integrity and impartiality. Also recalls with gratitude the historic contributions in the service of the people of the country by stalwarts and leaders like the then leader of the opposition, Khan Abdul Wali Khan, Maulana Mufti Mahmood, Maulana Shah Ahmad Nurani, Mir Ghaus Bakhsh Bazinjo, Professor Ghafoor Ahmad, Khan Abdul Qayyum Khan, Mr. Mumtaz Doltana, Sardar Shaukat Hayat and others. Calls upon all institutions and citizens of Pakistan to uphold the Constitution of Pakistan of 1973 and to honor the spirit and values of its framers, who sought to create a just, egalitarian and democratic society based on the principles of Islam and democracy. Declares that all the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan as the national heroes of Pakistan. Declares also that all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and or upheld or otherwise lent legitimacy to it will always find mention in the hall of embarrassment. Thank you, Tashrif Rakhen ji. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. जी कौन उठा जी एक दूसरी करारदाद है जनाब इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना को करारदाद पेश करने की दावत देता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया At this historic day, with your kind permission, I'd like to move a resolution to declare the old National Assembly Hall in the State Bank building, Islamabad, as the national heritage. This convention, while commemorating the golden jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, states that whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the National Assembly from 14th of April 1972 to 26th of May 1986, briefly in 1993, and has been closely associated with the country's democratic traditions. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the historic venue where the debates, discussions and passage of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan took place 50 years ago.
whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed 3 Prime Ministers, 4 Presidents, मेहमान and 5 तशरीफ रखें Speakers, नशिस्तों पे जनाब, मेहमान तशरीफ रखें जी, वज़ीर खजाना साहब, and 5 Speakers, Deputy Speakers during tenure of the 5th, 1972, 6th, 1977, 7th, 1985, and 10th, 1933, National Assembly held there. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed gathering of Pakistan's first directly elected MNAs on the 14th of April 1972, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed adoption of the interim constitution of 1972 and the constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, whereas the State Bank building was also briefly the office of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building has been out of use for 3 decades and is in state of disrepair and is in dire need of restoration to preserve it for future generations. Whereas the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building will not only preserve a significant piece of Pakistan's history, but will also provide a fitting venue for the nation's parliament to convene and foster greater awareness and appreciation of our democratic traditions and institutions. Therefore, this convention unanimously appreciates the efforts of the Honorable Speaker in retrieving and restoring the original portrait of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the State Bank building and redisplaying in the National Assembly Hall, Parliament House, on the occasion of the 75th anniversary celebration of Pakistan and Parliament held in August 2022, declares that the National Assembly Hall in the State Bank building in Islamabad as a national heritage and recognizes its cultural and historic significance to Pakistan on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, directs the relevant government agencies to take immediate steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building to its former glory and ensure that it is maintained in good condition for the posterity. Resolves that the National Assembly Hall in the State Bank building be used for at least one session in a parliamentary year as a venue to commemorate our democratic traditions and to reinforce the values that underpin our nation's political system. Further directs that a report on the progress made in the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building be submitted to the National Assembly before 1st of August 2023. Calls upon all stakeholders, including civil society organizations, cultural institutions, and the general public, to support the restoration and preservation of the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage. The Convention urges all members of the National Assembly to support this resolution and take the necessary steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage and fitting venue for the nation's parliament to convene. Thank you, Mr. Speaker. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा को करारदाद पेश करने के लिए दावत देता हूँ। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं रेजोल्यूशन पेश करने से पहले बहुत मुख्तसरन आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। तमाम वो कमेटी के मेंबरान जिन्होंने आज ये तारीख़ी दिन लाया कि हम पहली दफ़ा
फॉर्मली पार्लियामान से ये करारदाद पेश करते हुए पाकिस्तान के निसाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, जमहूरी इक़दार को, जमहूरी रवायात को और दस्तूरी निज़ाम के निसाब को किताब में शामिल करने जा रहे हैं। और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि हम तारीख़ की जो सिमत है उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं, और वो तारीख़ जो हकीकी तारीख़ पाकिस्तान की आवाम से छुपाई गई वो हम अमानत के तौर पर निसाब के अंदर उसको इनकलकेट करके, उसको इंक्लूड करके हम आज ये करारदाद पेश कर रहे हैं। और ये जो सफ़र सरदार रियाज साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली ने पार्लियामेंट्री स्टडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करके किया था, आज उसका एक तारीख़ी पहलू जो कि अनफिनिश्ड टास्क था, जो उस वक़्त उनके नज़रिए का, उनके विज़न का हिस्सा था, आज उसको मुकम्मल किया जा रहा है। और इसी तरह पहली दफ़ा यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स जिनकी तादाद आज 250 तक हो गई है, जो बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पार्लियामान में आकर इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद जो उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी अवेयरनेस रेजिंग में एडिशन होती है, वो भी जो एक सफ़र का आगाज़ स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार रियाज सादिक ने किया था और आपने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है, मैं इसमें आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये आइन की किताब जिसको आज 50 इयर्स गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, जिसका सफ़र 2014 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सेक्रेटेरिएट पार्लियामान में बनाकर वो सफ़र का आगाज़ किया था, जो तमाम फंडामेंटल राइट्स को देखता है, उसको भी निसाब में शामिल किया जा रहा है। और इसमें मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पेश करती हूँ। रेजोल्यूशन का प्रीएम्बल शामिल करते हुए मैं ऐवान से गुजारिश करूँगी कि ये बहुत ही तारीख़ी लम्हा है जब मुल्क के निसाब में ये शामिल किया जा रहा है। दिस कन्वेंशन यूनानिमसली रिजॉल्व्स एज फॉलोज: Constitution and democratic civic education shall be made a compulsory part of the curriculum and educational activities of all schools, colleges, universities and training institutes of police, bureaucracy and the law enforcing agencies under the control of the federal government. The fundamental rights enshrined in the Constitution of 1973, along with an unbiased account of constitutional and democratic developments in Pakistan, shall be included in the textbooks of all relevant subjects like Pakistan studies, history, social studies, mathematics, Urdu, English or any other taught in the schools, colleges, universities, in the schools of the federal government. Extra and co-curricular activities at the educational campuses shall privilege themes related to parliamentary democracy, fundamental rights and constitutionalism in Pakistan. The public service broadcasters and independent private media under their public service obligations shall devote a fair amount of time to expand the understanding about the Constitution and its relevance as a vibrant contract between the citizens and the state. The provincial governments shall reach out to the people of Pakistan to raise the awareness about the importance of the Constitution and to encourage its preservation and protection. This House resolves to uphold in letter and spirit the constitutional provision under the 18th Constitutional Amendment, under which the subject of education has been devolved to the provinces. Therefore, the House urges the provincial governments to take necessary actions and do the needful. Recognizing that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is the basic document governing the structure and polity of the state, and this is crucial for the future of Pakistan and its people to maintain the continuity of democratic governance embedded in the supremacy of the Constitution. Acknowledging that the democratic civic education is an important instrument to provide necessary knowledge, historical context, and development necessary skills to actively and effectively participate in the pursuit of democratic governance. Mindful of the fact that a significant percentage of the population of Pakistan, particularly the youth,
do not have access to formal education and are not fortunate to learn about core concepts like constitutionalism, federalism, and representative parliamentary institution. Endorsing the joint communique of the 17th Speaker Conference, April 15, 2014, Islamabad, that the suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy. Whereas the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, adopted on April 10, 1973, serves as the supreme law of the land and the cornerstone of the democratic framework of the country. Whereas the 50th anniversary and Golden Jubilee celebrations of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provide an opportunity to reflect upon its significance and promote greater understanding of its provision among the citizens of the country, especially children and youth. The federal government shall urge all provincial governments and the governments of the federating units to implement this resolution and ensure that the courses on the importance of Constitution and a study of its salient features, specifically those relating to human rights, women, minorities, children, due process, and international human rights obligations, and the trichotomy of powers are including in the curricula of all educational institutions in the country. Thank you, Janab Speaker. The question is that resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद साहब का, जनाब अंस नूरानी साहब का, जनाब चौधरी सालिक साहब का, जनाब अमीर हैदर होती साहब का, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहबान का, सिंध के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर साहब का और ख़ास तौर पर 1977 की आइनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा हूँ कि आपके ख़ताब से वक़्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। इंशाअल्लाह इसका अजाला जो है 10 मई के बैनुल-अक़वामी आइनी कन्वेंशन में किया जाएगा। इस कन्वेंशन में स्पेशल चिल्ड्रन भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ और इसके साथ ही मैं तमाम शुरका का, तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। अब हम इसका इख्तिताम करते हैं और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का जो है इजलास होगा। बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब से मेरी मौलाना असद महमूद साहब से गुजारिश होगी कि इनके दादा हजूर ने उस वक़्त दुआ फरमाई थी, आज आप दुआ फरमा दें। मौलाना असद महमूद साहब के दादा जनाब मुफ्ती महमूद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद दुआ फरमाई थी, आज उनके पोते। जनाब स्पीकर, मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो गुजारिशात पेश करना मेरी जमात का हक़ है। जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की अवामी लीग और उसके मुकाबिल में जमीयत उलमा इस्लाम जो दस्तूरी कमेटी की सरबराही कर रही थी, जनाब वाला जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि ये कुछ ऑर्डर इन द हाउस काइंडली कर दीजिए। जी, एक्चुअली ये कन्वेंशन है, मैं शुरका से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जाएं। मौलाना असद महमूद साहब की बात सुनिए। हमारे मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यदुल्लाहि अलल जमाअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब स्पीकर, मीसाक मिल्ली, दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के हवाले से आज जिस जश्न का इनेकाद इस दस्तूर साज असम्बली के अंदर हो रहा है, यहाँ पर उन अकाबरीन को जिन्होंने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ पर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ पर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ पर मौलाना शाह अहमद नूरानी को रहमहुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोफेसर गफ़ूर को और दीगर अकाबरीन को जो इस वक्त आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लेकिन मैं उन लाखों सियासी कारकुनों को जिन्होंने पीपल्स पार्टी की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने अवामी नेशनल पार्टी की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने अब्दुस्समद खान अचकज़ई की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने वली खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और बादशाह खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, मैं उन सियासी कारकुनों को भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और ये सिलसिला जो आज तक हमारे पास पहुँचा है जनाब स्पीकर, मैं उन लाखों और करोड़ों सियासी कारकुनों को, उन वकला को, उन डॉक्टर्स को, उन असातिज़े किराम को जिन्होंने उस मुत्तफ़िक़ा आइन को आज भी बरकरार रखा। आप जानते हैं कि इस मुल्क को 1954 में एक आइन दिया गया जनाब स्पीकर, इस मुल्क को सन 62 में एक आइन दिया गया, लेकिन वो दोनों आइन पाकिस्तान में नहीं चल सके। उसके बाद सन 67 में आवाज़ उठी कि पाकिस्तान एक सरज़मीन बे आइन है। उस आवाज़ पर कौम मुतवज्जे हुई, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी का क़याम आया, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान उसके कन्वीनियर बने, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह उस कमेटी के रुकन बने, शेख मुजीबुर रहमान उस कमेटी के रुकन बने, वली खान उस कमेटी के रुकन बने। मुल्क के तूल व अर्ज़ में तमाम सियासी क़ुव्वतें जो नज़रियाती लिहाज से पाकिस्तान से पहले भी इंसानों की और मुसलमानों की सियासी तर्जुमानी कर रहे थे, वो उस कमेटी के रुकन बने और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। उनके दो मुतालबे थे जनाब स्पीकर। एक मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगी, और दूसरा मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान में दूसरे तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त जिसकी क़यादत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमहुल्लाह कर रहे थे, उनका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान में उस वक्त उनका ख़याल ये था कि वो सदारती निज़ाम हुकूमत और सदारती तर्ज़ हुकूमत के हामी थे, लेकिन बिल आखिर उनको मेज़ पर बैठना पड़ा और जिसके नतीजे में एक अबूरी आइन दिया गया सन 71 में। उसके बाद मरकज़ में हुकूमत बनी, 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, 2 सूबों में जमीयत उलमाए इस्लाम और नेब की हुकूमत बनी, जिसकी वज़ारत आला एक तरफ मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के हाथ में थी, तो दूसरी तरफ
सरदार अताउल्लाह मेंगल उसके वज़ीर आला थे बलूचिस्तान में, वली खान जो आपके इस पार्लियामान के अपोजिशन को लीड कर रहे थे जनाब स्पीकर, उसकी जदोजहद, उन तमाम अकाबिरीन की जदोजहद के नतीजे में इस मुल्क को एक आइन दिया गया, मुत्तफ़िक़ा आइन दिया गया, और उस आइन का नस्बुल ऐन और उसकी राह को मुतय्यन करने के लिए करारदाद मकासद को शामिल किया गया, जो सन 54 के आइन में भी था, जो सन 62 के आइन में भी था। चाहिए ये था जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमतों को जो माजी में गुजरी, 73 में हमने आइन तो दिया जनाब स्पीकर, लेकिन उस आइन के बाद मुल्क के अंदर इमरजेंसी लागू हुई, मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया, मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। आइन बनने के बाद भी इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का रास्ता खुला और उसको नजरिए ज़रूरत की बुनियाद पर अदालतों ने मोहर लगा कर दी कि आपको आइन में भी तरमीम की इजाज़त है, आपको शख्सी एतबार से इस मुल्क के फैसले करने की भी इजाज़त है। लेकिन मैं अपने अकाबिरीन पर फ़ख्र महसूस करता हूँ, उन्होंने जो शानदार माजी हमारे लिए छोड़ा है, उन्होंने हमारे लिए जिस नस्बुल ऐन का तयन किया है, हम उस नस्बुल ऐन के ऊपर अपने मुस्तकबिल को तयन करेंगे, उसी पॉलिसी को अब आगे ले जाते हुए पाकिस्तान के अंदर आज भी हम महसूस कर रहे हैं जनाब स्पीकर, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन जनरल अयूब करता है, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन हमारे जनरल ज़ियाउल हक करते हैं, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन जनरल मुशर्रफ करता है। चाहिए ये था जनाब स्पीकर कि ये अवाम का नुमाइंदा फोरम पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन फोरम है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं चाहते। हमें इस पर एतराज नहीं कि हम अपने दोस्त और पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हम किए हैं उनके साथ कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में ईरान मौजूद है, हम उसके साथ माशी ताल्लुकात बनाएं। में और यहाँ पर सियासतदान जदोजहद करते हैं इस मुल्क की माशी, इस मुल्क के सियासी इंतज़ाम के लिए, लेकिन आप जानते हैं जनाब स्पीकर कि दुनिया भर की बैनुल अक़वामी तंजीमें यहाँ हमारे सियासतदानों के लिबास में और उनकी चमड़ी में अपने ग़ुलामों को पालते हैं, अपने ग़ुलामों को फॉरेन फंडेड पार्टीज़ बना कर देते हैं। वो आपके आइन का हुलिया भी बिगाड़ते हैं, वो आपकी मईशत का हुलिया भी बिगाड़ते हैं, वो आपके अदालती निज़ाम को भी बिगाड़ते हैं, वो मुल्क के अंदर कौम की तकसीम की बुनियाद भी रखते हैं। अगर बतौर रियासत इदारों को अरबों रुपए दिए जाएं और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दिखाई दी जाने वाली साजिशों को भी आपने रोकना है और बिन देखी साजिशों को भी आपने रोकना है, तो फिर आज
क्यों पाकिस्तान में फॉरेन फंडेड पार्टियों को पर परवान चढ़ाया जा रहा है और क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद कि उनको फॉरेन फंडेड हुई, यहूदियों ने भी किए, हिंदुओं ने भी किए, फिर आज क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम फॉरेन फंडेड पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करें? हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन पाकिस्तानियों के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की उन पार्टियों के साथ जो बैनुल-अक़वामी एजेंडे के लिए पाकिस्तान में किरदार अदा नहीं करेंगी। हम बात करेंगे उन लोगों के साथ कि जिनको उनके हुकूक उनको आइन ने उनका हक दिया हो और उनको उनका हक न मिल रहा हो, चाहे वो पश्तून कबाइल हों, चाहे वो बलोच कबाइल हों, चाहे वो सराइकी कबाइल हों, चाहे वो सिंधी कबाइल हों। हमें सिंधियों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें सिंधी कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें पश्तून कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें सराइकी कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें बलोच कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए। हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए उन तमाम कौमों को जिनको आइन ने हक दिया है और रियासत उनको उनका हक नहीं दे रही। जनाब स्पीकर, वाज़ेह बात है, आपकी क़यादत जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को इस्लामी नज़रियाती कौंसल दिया। इस आइन के तहत वो आइनी इदारे के तौर पर काम कर रहा है, उसके अंदर वो उलमा भी हैं, उसके अंदर वो कला भी हैं, उसके अंदर आइनी माहिरीन भी हैं। क्यों उनके मुत्तफ़िक़ा सिफ़ारिशात को आपकी 2 या 3 मरतबा की हुकूमतों में इस पार्लियामान के अंदर पेश नहीं किया गया? क्यों मुस्लिम लीग की हुकूमतों में उन सिफ़ारिशात को इस पार्लियामान के अंदर पेश नहीं किया गया? आप खुद बताते हैं हमें। हमारे कायदे आज़म के साथ सिलसिले में हमने तो उनको आपकी नज़र से देखा कि हम एक ऐसा इस्लामी मुमलिकत चाहते हैं जहां हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। क्यों हमें इस्लामी निज़ाम नहीं दिया गया? इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफ़ारिशात भी मुकम्मल हैं, उसके बावजूद भी कौम की उस तशनगी को पूरा नहीं किया जा रहा। अगर किसी मजहब परस्त को आइन उसका हक देता है, किसी कौम परस्त को आइन उसका हक देता है और हुकूमत और रियासत उस हक को तस्लीम करने के बावजूद भी उसको उसका हक नहीं दे रही। और मुकाबले में जनाब स्पीकर, ये बहुत हसास मामला है। अगर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है उसकी नहीं सुनी जाती। हम तो आज भी आइन के साथ खड़े हैं, हम तो आज भी आइन और पार्लियामान के साथ खड़े हैं। कुछ लड़के उठते हैं, वो हाथ में बंदूक उठाते हैं, हम उनको आइन का रास्ता दिखाते हैं और वो आपकी तरफ निस्बत करते हैं। जनाब स्पीकर, कि आपके पार्लियामान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामान है, जिसके आइन को आप इस्लामी कहते हैं, आप क्यों इस्लामी नज़रियाती कौंसल के सिफ़ारिशात पर अमल नहीं करवा रहे? अगर कौम के उस वादे को जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी माँओं का खून और शहादतें दी, अपनी बहनों को इस पाकिस्तान पर कुर्बान किया, अपने आबाओ अजदाद को इस पाकिस्तान पर कुर्बान किया, और बदले में आज अगर पाकिस्तान के अंदर अगर मजलूम है जनाब स्पीकर, तो वो आज भी इस्लाम मजलूम है। यहाँ पर फ्रॉडिये आते हैं, यहाँ पर आज भी एक रियासत मदीना का अलमबरदार काम कर रहा है और यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक ने भी इस्लाम का नारा लगाया, लेकिन इस्लाम पसंदों ने ज़ियाउल हक के उस नारे को भी मुस्तरद किया और आज भी रियासत मदीना के अलमबरदार, जिसका किरदार मगरब का है, जिसका किरदार मगरबी तहजीब का है, कौम उसको भी जान चुकी है। अगर इस तरह के फ्रॉडियों का रास्ता रोकना है जनाब स्पीकर, तो फिर इस आइन के तहत
जिसका आज हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आज हम इस आइन का जिक्र कर रहे हैं, हम जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन बहैसियत पार्लियामान और के रुकन के हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि जब से हमें ये आइन मिला है, हमने इस आइन को कमज़ोर किया है या हमने इस आइन को मजबूत किया है। मेरी नज़र में हमने आज तक इस आइन को कमज़ोर किया है। हमने इस इदारे के तक़द्दुस को उस तरह बरकरार नहीं रखा जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ वली खान को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मौलाना शाह अहमद नूरानी को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ उनके रुफ़क़ा को जो इस दस्तूर साज कमेटी में उनके साथ शरीक हुए, और खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ उन अवामी नुमाइंदों को जो उस दस्तूर साज असम्बली का हिस्सा थे और उन्होंने इस आइन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। और मैं एक और बात पर भी इस कौम को एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि 25 साल इस मुल्क को आइन नहीं मिला, लोग जद्दोजहद करते रहे, अयूब खान का मुकाबला भी किया, याह्या खान का मुकाबला भी किया, जनरल याह्या का मुकाबला भी किया, लोग उस वक्त भी मायूस नहीं हुए, उन्होंने जद्दोजहद की, सियासी नजरियात की हामिल तंजीमों की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जनाब स्पीकर, उन लोगों की उस जद्दोजहद का नतीजा ये है कि आज आप अपने मुल्क को इस्लामी भी कह सकते हैं, जमहूरी भी कह सकते हैं। आज हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं उन अकाबिरीन का कि जिन्होंने इस मुल्क को एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बनाया, इस मुल्क के आइन को इस्लामी बनाया, लेकिन हमें अपने आप पर भी सोचना होगा कि क्या हमने उन अकाबिरीन ने जो हमारे लिए जिस राह का तयन किया, हमारे लिए जो नस्बुल ऐन मुकर्रर किया, क्या उस पर हम आगे बढ़े हैं? यहाँ हम अदालतों के बारे में जनाब स्पीकर कहते हैं कि नजरिए ज़रूरत उन्होंने मुतारिफ किया, लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में जब तक फॉरेन फंडेड पार्टियां बनेंगी, ये पाकिस्तान बैनुल अक़वामी चौक हम नहीं बनने देंगे कि यहाँ पर सियासतदान भी किराए पर दस्तयाब हो, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट भी किराए पर दस्तयाब हो, यहाँ पर वकील भी किराए पर दस्तयाब हो, यहाँ पर अदालत में जज भी किराए पर दस्तयाब हो। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क के लिए, हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए खून दिया, इस खित्ते के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद की, इसलिए नहीं की जनाब स्पीकर कि अंग्रेज़ के ग़ुलाम हम पर हुकूमतें करें, उनके तनख्वाहदार हम पर हुक्मरानी करे। खुदा के लिए हमारी नस्लें इसमें चली गई। आप भी जानते हैं यहाँ पर बुजुर्ग सियासतदान बैठे हैं जिन्होंने उन अकाबिरीन को, जिन्होंने इस मुल्क का आइन बनाया, उनके साथ बराह रास्त काम किया। हमारे अपने आबा व अजदाद की जिंदगियाँ इस सफ़र में चली गई जनाब स्पीकर। शुक्रिया। आज भी हम इस बात का इजहार कर रहे हैं, आज भी हम इस बात का रोना रो रहे हैं। मैं इस बात का अहद करता हूँ, फैसले करें, मुल्क के लिए करें। अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशन की पोजीशन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, हमने ये तस्लीम किया कि वो ट्रांजिशन पीरियड था। हम ये भी जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा कबूल किया था, बअम्र मजबूरी कबूल किया था, ट्रांजिशन पीरियड था। अगर आज भी आपने अपने आइन पर अमल दरामद। सर दूसरा हाउस शुरू होने वाला है, इख्तिसार कर लीजिए, वाइंड अप कर दीजिए। हम बहुत अहम मसले के बारे में आज इस ऐवान का ये इजलास मुनक़िद किया गया है। मुझे शौक़ नहीं है, हमने माजी के 2-3 इजलासों में भी
2-3 इजलासों में भी हमने गुफ्तगू की। मैं सिर्फ इस बात का कि आज साबिका पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं, आज मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं, ये आइन का भी हम पर हक है, ये इस्लाम का भी हम पर हक है, ये इस कौम का भी हम पर हक है। हम क्यों हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते कि जिसमें हम अपनी कौम के मफाद को मद्देनज़र रखें? क्यों हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते कि हम अपने कौम के माशी सहूलत के लिए फैसले कर सके, उनके इंतज़ामी सहूलत के लिए फैसले कर सके? अगर 74, 75, 76 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम इस मकाम पर खड़े हैं, तो हम अपने मुस्तकबिल को भी देख रहे हैं। इसलिए आज जिन अकाबिरीन ने इस पार्लियामान में गुफ्तगू की दस्तूर साज असम्बली के हवाले से, आज हमने ये तय करना होगा कि हमने अपने पाकिस्तान का मुकद्दर इस ऐवान के ज़रिए तय करना है, किसी एक फ़र्द वाहिद ने तय नहीं करना। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वो आपके शाना बशाना थी, वो आपके शाना बशाना आज भी है और आइंदा भी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला उन तमाम अकाबिरीन का जिन्होंने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, और अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। हमें इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी साहब भी 1973 के आइन बनाने वालों में शामिल हैं। 5 दफ़ा MNA रहे। आज उनके बेटे पीर सैयद फजल अली शाह साहब जिलानी जो हैं वो MNA हैं। उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और तमाम शुरका से ये उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि हमारे कन्वेंशन का वक्त ख़त्म हो गया, बल्कि ऊपर चला गया, और अभी यहाँ पर जो है वो पार्लियामान का इजलास होने जा रहा है। MNA और सेनेटर साहिबान से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रखें, बाकी मेहमान जो है वो तशरीफ़ ले जाएं। आपका बहुत शुक्रिया।